आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT अध्याय 3 का कवर करेंगे। ध्यान से देखिए। अध्याय 3 आरंभिक नगर। पुराने भवनों का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के आस-पास की गली में क्रिकेट खेल रहा था। पुराने भवन का संरक्षण। आरंभिक नगर के बारे में कौन सोच रहा था? जसपाल और हरप्रीत अपने घर के आसपास की गली में क्रिकेट खेल रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी का इतनी सुंदर नक्काशी देखे हैं? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरिंग को अचानक हड़प्पा स्थल पर पड़ा था। ठीक है, कौन स्थल पर नजर पड़ा था? हड़प्पा स्थल पर पड़ा था, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा नगर कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, या यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों के हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई। उसने क्या किया, जब उसको खंडहर पर नजर पड़ा तो वहां से ईंट उखाड़ के ले गया और रेलवे लाइन बिछाया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक थे, जो कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। उसने लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीपों में सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्वों जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस खंडहर में जो मिला उसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, देखिए, प्रायः पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाते जाते। और तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखा चाहिए? नए नगरों को विशेषता क्या थी? अब देखिए, नए नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। नगर का पश्चिम भाग जो था छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग का हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहता था? ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा करते थे, और निचले हिस्से के भाग को निचला नगर कहा जाता था। फिर से देखिए, पश्चिम भाग को छोटा नगर लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी भाग को बड़ा नगर लेकिन नीचे में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को निचला नगर कहा करते थे। दोनों हिस्से में चारदीवारी पक्की ईंटों की बनी थी। दोनों नगरों की चारदीवारी किससे थी? पक्की ईंटों से बनी थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की अचानक इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो। कुछ नगरों के नगर दुर्गों के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। खास तालाब कहाँ बनाया गया था? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा करते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिवर्स रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाए गए थे। इसके पानी का रिसाव रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी? चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। देखिए, खास तालाब कहाँ था? मोहनजोदड़ो में खास तालाब
मोहनजोदड़ा में पुरातत्व के महान स्नानगार कहा। उस तालाब को महान स्नानगार कहा गया। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी को रिवर्स रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए क्या थे, सीढ़ियां थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ा में लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडारगृह मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ा और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडारगृह मिले हैं। भंडारगृह कहाँ मिले? हड़प्पा और मोहनजोदड़ा के नगरों में बड़े-बड़े भंडारगृह मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ा और लोथल जैसे नगरों में भंडारगृह मिला है। साइड में देखिए उपमहाद्वीप आरंभिक नगर। यहाँ देखिए झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा, राखीगढ़, कालीबंगा, सिंधु नदी, कावेरी, वाला, मोहनजोदड़ा। ठीक है, आगे देखिए यही है महान स्नानघाट। इसमें चारों तरफ से रूम बनाया गया है। A1 2 3 तीन साइड से सीढ़ी है। पानी को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई है। देखिए भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगर ईंटों की बनाई गई थी। ये हड़प्पा की नगर है, ईंटों की बना हुआ है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। हड़प्पा में नगर जो था, इसमें मकान जो बना होता था, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था और कुछ कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियां की सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढकने होने के कारण इससे जगह-जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यह प्रवर्धन घरों को पिछले अध्याय वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो उत्तर बताइए। देखिए नगरीय जीव। हड़प्पा के नगर में बड़े हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभवतः है कि ये शासक लोग को भेज कर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते। ये शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी में बने आभूषण जैसी कीमती चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजें को अपने पास रखे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर भी लिखते ही थे। शायद यहाँ चीज पर भी लिखे जाते होंगे जो बच नहीं पाए। इसके अलावा नगर के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे। सुंदर देशों को किस्से कहानी, मिट्टी से बने कई खिलौने भी
मिलते हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बनाया गया नाला, एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा के मोहर। ये देखिए, ये हड़प्पा में बनाया गया नाला है, उसका एक ही कुआं है और एक मोहर है। ऊपर के चिन्ह खास लिपिस्था है, लिपि लिखा गया है, ये मोहर है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन के प्राचीनतम उदाहरण, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी का खिलौने हैं। ये मोहर सॉरी ये मोहर हो गया, ये खिलौना हो गया, एक कुआं हो गया और ये नाला हो गया। ठीक, आगे देखिए, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनके अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तु में मन के बाट और फलक थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तु में क्या था? मन के बाट और फलक थे। पत्थर के बाट को देखिए, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। ये शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनसे कई कॉर्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए। मध्य में दाएं पत्थर के दरार फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठपच्चीस पर मोहरे और समान जानवरों के चिन्ह मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन देखे गए हैं। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहां धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में होती थी। 7,000 साल पहले कपास की खेती मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी और फूलदाना के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेस से बनी तल्कियां सूत्र कताई का संकेत देता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों और पचकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो। ये मृत का चेहरा कितने आकर्षित ढंग से बनाया गया है। उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मृतकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम का के लक्ष्य में थे। पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंसुअल कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या फर्स्ट पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंसियल मन के चूड़ियां वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अक्ष प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद वे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोग कई चीजें वहीं मिलती हैं थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों
का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात क्षमता आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन आयात और आधुनिक ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात से किया जाता था। ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसको फिर से देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात क्षमता आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा का तांबा का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे तथा पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से किया करते थे। पश्चिमी ओमान से क्या करते थे? ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन और आयात थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन और आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात से। सोने का आयात कर्नाटक से और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना और दूसरी मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? नहीं। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बन पाई हैं क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल से के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके खदीर बिल के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में खदीर बिल के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों के समतल लकड़ी से जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों के और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी दबाने से बने उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। यही है। यहाँ पर एक इमारत मिली है
जहाँ समतल मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अन्वेषण मनके बनाने वाले उपकरण को तैयार मनके भी यहाँ मुद्रा मोहर मुद्रांकन मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी थोप कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का प्रयोग किस लिए होता है। सभ्यता के अंत और रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया और लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चे मालों का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गया और सड़कों पर ही चिंगमुना घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों को चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों के अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़, नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों को नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो परिवर्तन और असर बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में कई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बाद में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे। कल्पना करो। उपयोगी शब्द: नगर, नगरदुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा। देखिए, नगर, नगरदुर्ग, लिपि, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल्द और सिंचाई। इसका मिलान करना है, कर लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको स्वतः मिलान हो जाएगा। ठीक है। तिथि: मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कब? देखिए, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुआ था। नगरों का आरंभ लगभग 4500 साल पहले हुआ था। हड़प्पा नगर का अंत की शुरुआत लगभग 39 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इसको बढ़िया से पढ़िए और समझिए। फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, उस पे का समाधान किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।